मेरे कमरे से बाहर रात अभी भी जवान थी। कोठे पर रातें जल्दी नहीं होती थीं, इसलिए बाहर अभी भी रोशनी की चादर फैली हुई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज रात के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ऊपर वाले का शुक्र था कि कोठे पर होने के बाद भी मालकिन की मेहरबानी की वजह से मैं अभी तक कुंवारी थी, और इसीलिए कोठे की हर लड़की मुझसे जलती थी। मैं उस वक्त नींद में थी और शायद आधी रात के बाद का वक्त था। अचानक दरवाजा खोलकर चंदा अंदर दाखिल हुई और उसने मेरे पास आकर मुझे कंधे से झंझोड़ कर उठा दिया। मैं घबरा गई और एकदम उठ गई। क्या हुआ चंदा, सब ठीक तो है? मैंने परेशान होकर उससे पूछा तो वो कहने लगी, जल्दी से मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैं बहुत परेशान हो गई और चंदा से पूछा, लेकिन अभी इस वक्त क्या काम है? तो वो कहने लगी, चुपचाप मुंह बंद करके मेरे साथ चलो, फिर मैं तुझे बताती हूँ। मैंने कहा, लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मालकिन भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो चली जा रही थी। इसीलिए मैं भी उलझी उलझी सी खामोशी के साथ उसके साथ चलने लगी। फिर उसने मुझे एक कमरे में अंदर भेज दिया। वहां पर बहुत अंधेरा था। मैं जैसे ही चंदा से पलटकर पूछने वाली थी कि तुम मुझे इस कमरे में लेकर क्यों आई, कि तभी चंदा ने अचानक से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और तभी कमरे की लाइट जली। और जब मेरी नजर सामने बिस्तर पर पड़ी तो वहां पर एक मर्द बैठा था। उसकी प्यासी नजरें मेरे ऊपर ही टिकी थीं। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाती, वो अचानक से मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। और फिर तो पूरी रात, सुबह जब मालकिन लौटी और उसने मुझे उस आदमी के साथ देखा तो सर पकड़ लिया। बोली, ये तो तेरा ही सगा। मेरा नाम निगार है, मैं एक तवायफ हूँ और शहर के मशहूर इलाके में तवायफ के कोठे पर रहती हूँ। मेरी माँ भी एक तवायफ थी। अल्लाह जाने वो यहाँ पर कैसे आई, लेकिन मालकिन ने बताया करती कि वो किसी से मोहब्बत करने के चक्कर में यहाँ पर आ गई। वो लड़का उसे धोखा दे गया और यहाँ पर बेच गया था, जिसकी वजह से उसको अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़ी। मेरी माँ मेरी पैदाइश के साथ ही दुनिया से रवाना हो गई थी। अम्मा और मालकिन दोनों सहेलियां बन गई थीं, क्योंकि उस वक्त मालकिन भी एक आम तवायफ थी। ये तो बाद में उसे इस कोठे की बड़ी तवायफ बना दिया गया, तो मालकिन को उसका दर्जा मिल गया। लेकिन इससे पहले वो भी एक आम तवायफ ही थी। मुझे अपनी माँ तो याद नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ मालकिन को ही देखा था, इसलिए मेरे लिए तो वही माँ थी। लोग मुझे उसकी ही बेटी समझते थे, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं उसकी बेटी नहीं थी। ये बात सच है। कोठे पर दूसरी सारी तवाइफें मुझसे जलती थीं, क्योंकि मेरे जैसी हसीन और खूबसूरत यहाँ पर कोई भी नहीं थी। और फिर मेरे सर पर मालकन का हाथ था, उसकी नजरें करम थी, इसीलिए वो सब मुझसे जलती थी। मालकन ने आज तक मुझे कभी महफिल के लिए मजबूर नहीं किया और ना ही मुझे किसी के आगे पेश किया। जब भी कोई ऐसी बात करता तो वो उसे डांट देती। बहुत से ग्राहक मेरे लिए आते, लेकिन वो उन्हें डांट देती और कहती कि मैं उससे धंधा नहीं कराऊंगी। ग्राहक मेरे लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे, लेकिन मालकिन नहीं मानती थी। आज भी कोठे की एक लड़की की मुंह दिखाई थी। अभी उसकी महफिल चल रही थी। महफिल के जोश और जज्बे को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि मुंह दिखाई कामयाब हुई है। उस वक्त कोठे पर शहर के बहुत बड़े बड़े और अमीर लोग बैठे हुए थे, जो यहाँ पर हमारे कदमों की धूल बनकर रहना चाहते थे। और जैसे ही सुबह होती, सब दुम दबाकर निकल जाते। यहाँ पर आम लोगों के आने की हैसियत ही नहीं थी। वही लोग आते थे जिनकी जेबें पैसों से भरी होती, फिर अक्सर तो नशे में डूबे यहीं कहीं पर लुढ़क जाते, और कुछ तो इतना नशे में रहने के बाद भी होश में रहते हैं और वो आखिरकार घर ही जाते हैं। सुबह जब मैं उठकर देखती तो सारा कोठा उस वक्त नींद में डूबा हुआ था। रात की महफिल के आसार जगह जगह दिखाई देते। फूलों की मसली हुई पत्तियां, खाली बोतलें और खास मशरूम की बू से भरे हुए गिलास इधर उधर लुढ़कते हुए। दोपहर को जब सफाई वाली आती तो वही सारा गंध समेटती। रात वाली महफिल का एहसास सुबह तक बरकरार रहता। मेरे अलावा इस वक्त कोठे पर कोई भी नहीं जाग रहा होता था, इसीलिए मैं सुबह सुबह उठकर बहुत सुकून महसूस करती थी।
उस वक्त मालकिन का खास मुलाजिम शमशू भी जाग रहा होता। शमशू की भी अजीब सी कहानी थी। कोई उसे किसी तवायफ का बेटा कहता और कोई कहता कि शमशू अपनी मर्जी से यहाँ आ गया था। कोई कहता कि वो किसी तवायफ का आशिक था और जब उसने ये दहलीज पकड़ ली तो उसके बाद छोड़ी ही नहीं। लेकिन किसी को भी असल बात नहीं पता थी। शमशू बुढ़ापे की तरफ बढ़ता इंसान था, लेकिन कोठे पर कोई भी काम उसके बगैर नहीं हो सकता था, क्योंकि नाश्ते से लेकर आने वाले बिल जमा करवाने तक हर बात में शमशू आगे आगे होता। मैंने जब भी देखा शमशू किसी न किसी काम में मशरूफ होता। मैंने कभी उसे आराम करते नहीं देखा। वो मेरे सोने के बाद सोता और मेरे उठने से पहले उठ जाता था। अभी भी जब मैं उठकर बाहर आई तो देखा शमशू सामने ही बैठा हुआ है। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, आओ बिटिया आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोचा आज इकट्ठे नाश्ता करते हैं। शमशू ने मुझे देखकर खुश दिली से कहा तो मैं भी उसके करीब चली आई और कहा, हाँ शमशू बाबा, ठीक कहते हो। अभी तो सारा कोठा सो रहा है, बस हम दो उल्लू ही जाग रहे हैं। मैंने भी खुशदिली से कहकर जवाब दिया तो वो हंस दिया। हाँ, ये भी तुमने सही कहा। हमारे यहाँ तो रातें जागती हैं और दिन सोते हैं। शमशू के लहजे में अजीब सी टूटे कांच जैसी किरचियां थीं। मैं भी चुप हो गई और फिर अचानक बात बदलते हुए मैंने शमशू से कहा, चलो बाबा, आज हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं और साथ लस्सी भी, क्या ख्याल है? मेरी बात सुनकर शमशू भी कहने लगा, ठीक है, मैं अभी जाकर हलवा पूड़ी ले आता हूँ, जब तक तुम मुंह हाथ धो लो। बाबा उसी वक्त उठकर हलवा पूड़ी लेने चला गया, जबकि मेरा दिल न जाने क्यों डूब सा गया। मैं जब भी शमशू बाबा से बात करती मुझे ऐसे ही महसूस होता जैसे कुछ अपनापन हो। मुझे कुछ अजीब सा कनेक्शन उसके साथ महसूस होता, लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पाई थी। अभी भी शमशू बाबा के आने तक मैं फ्रेश होकर आ गई और फिर हम दोनों ने बैठकर डटकर नाश्ता किया। शमशू बाबा के पास किस्सों की कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक किस्सा और एक से बढ़कर एक कहानी उसके पास मौजूद होती थी। मैं बहुत शौक से सुनती थी। आज भी शमशू कोठे पर मौजूद एक तवायफ मीना बेगम की कहानी सुना रहा था। मैं बड़े गौर और दिलचस्पी से उसकी कहानी सुन रही थी। शमशू का कहना था कि मीना बेगम जब अपने कोठे पर आई तो उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे अब मरी और तब मरी। एक लम्हा उसके ऊपर भारी था। कोठे के ऊपर हर वक्त मौत मंडरा रही होती, लेकिन उसने शायद कोठे जैसी दलदल में उतरना था, इसीलिए उसकी जिंदगी बच गई, जिसमें उतरकर दोबारा वो उभर नहीं सकती थी। शमशू जब भी किसी कोठे वाले की कहानी सुनाता तो उदास हो जाता। उसके लहजे की उदासी मुझे भी महसूस होती, लेकिन यही दुनिया थी और यही लोग। मैं खुद भी न जाने किस मजबूरी के तहत यहाँ मौजूद थी। आज तक कभी शमशू ने अपनी जिंदगी की कहानी मुझे कभी नहीं सुनाई थी। मैं चाहती थी कि वो खुद से एक बार मुझे अपनी कहानी सुनाए। न जाने मुझे क्या ख्याल आया कि मैंने शमशू से पूछ लिया, शमशू बाबा, तुमने कभी अपनी कहानी नहीं सुनाई? हमेशा कोठे पर आई बेचारी और मासूम लड़कियों की कहानी सुनाते हो, जो किसी न किसी के फरेब का शिकार हो गईं या किसी की दरिंदगी की भेंट चढ़कर मजबूरी की हालत में यहाँ आ जाती हैं और ताउम्र यहाँ से रिहाई उनके नसीब में नहीं होती। मैंने उदास लहजे में कहा तो शमशू बोला, मेरी कहानी तो सबको मालूम है, इसमें नया क्या है? शमशू बाबा ने कहा तो मैंने कहा, नहीं बाबा, जब तुम कहानी सुनाओगे तो बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी, इसलिए आज मुझे अपनी कहानी सुनाओ। अभी मैं शमशू से कह ही रही थी कि इतने में मालकन उठकर आ गई। मैं और शमशू चुप हो गए। मालकन से प्यार लेकर हम दोनों अपने अपने नाश्ते पर बैठ गए तो मालकिन भी सामने तख्त पर विराजमान हो गई। सुबह सुबह क्या चल रहा है? लगता है डटकर नाश्ता हुआ है। नाश्ते के खाली बर्तन देखकर मालकिन ने कहा तो हम दोनों हंस दिए। शमशू बाबा ने जल्दी से मालकन से पूछा, मालकन, नाश्ता करोगी? गरम गरम हलवा पूरी लेकर आऊंगा। मालकन ने इनकार में सर हिला दिया और कहा, नहीं शमशू, अभी कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, बस एक कप चाय पीऊंगी। वो निगोड़ी रुखसार कहाँ है? उसे कहो कि मेरे लिए चाय का कप बनाकर लाए। ये कहते हुए मालकिन ने अंगड़ाई ली और तख्त पर लेट गई। शमशू,
रुखसार को बुलाने के लिए अंदर चला गया, जबकि मैं यूं ही खाली बैठी हुई थी। मुझे देखकर मालकिन कहने लगी, निगार, जरा अपना रूप रंग देख। अगर तुझे मैंने अभी काम पर नहीं चढ़ाया और तेरा ख्याल रख रही हूँ, तो तू खुद अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? जा, जाके फेशियल करवा, कोई मुंह पर कुछ क्रीम थोप। सीख इन लड़कियों से, ये कैसे सारा दिन अपने मुंह पर कुछ ना कुछ लगाती रहती हैं, जबकि तू सर झाड़े मुंह फाड़ फिरती रहती है। कोठे के कुछ नियम हैं, उनको सीख ले। अब मैं तुझे आइंदा इस तरह न देखूं। मालकन ने मुझे लताड़ कर रख दिया और मैंने खामोशी से सर झुका दिया। सच कहूं तो मेरा इस तरह तैयार होकर बैठने को दिल ही नहीं करता था। बाकी लड़कियां तो काम पर लगी थी, इस वजह से उनकी तो मजबूरी थी, लेकिन चूंकि मैं काम से भी नहीं लगी थी, तो यूं खाली घर पर बैठे बैठे मैं क्या करती? मुझे इस तरह तैयार होना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मालकन मुझे इस बात से बहुत बार टोक चुकी थी और वो कहती थी कि हमेशा सिंगार करके तैयार होकर रहा करो, जबकि मैं इस बात के हक में नहीं थी। आज भी मैंने मालकिन की बात पर सर झुका दिया। इतने में अंदर से रुखसार चली आई। उसके हाथ में चाय का कप था। उसे देखते ही मालकिन कहने लगी, क्या बात है, तू निगोड़ मारी? जब तुझे पता है कि मैंने सुबह उठते ही चाय का कप पीना होता है, फिर भी इतनी देर लगा देती है। मालकिन ने रुखसार को बुरी तरह से लताड़ दिया। वो बेचारी मुंह बनाती वापस अंदर चली गई। मालकिन का मूड आज मुझे कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा था। वैसे तो वो गुस्से में ही रहती थी। उसकी वजह ये थी कि उसका कहना था कि अगर मैं ऐसे ना रहूं तो लड़कियां बहुत तंग करेंगी, इसीलिए वो ज्यादातर गुस्से में ही रहती। लेकिन आज कुछ और ही बात लग रही थी, इसलिए मैंने मालकिन से पूछ भी लिया, मालकिन क्या बात है, आज सुबह सुबह आपका मूड इतना खराब क्यों है? मेरी बात सुनकर मालकिन ने गहरी सांस भरी और कहने लगी, बस निगार, तुझे क्या बताऊं, वो जो नई लड़की आई है उसने बहुत तंग किया हुआ है। मैं समझा समझा कर उसे थक गई हूँ और ये तक कह दिया है कि अगर तूने जाना है तो मेरी तरफ से बेशक चली जा, लेकिन ना, वो तो यहाँ से जा रही नहीं है और ना ही काम पर लग रही है। अब तू मुझे बता, मैं कितनी देर उसे बिठाकर खिलाऊं? 1 महीना हो गया है और वो इसी तरह ही बैठी है। मालकिन ने जरा गुस्से में कहा। तो मैंने उन्हें कहा, आप अभी उसको थोड़ा वक्त दे दें, शायद वो अपनी जिंदगी का फैसला आसानी से कर ले। इस वक्त न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए बेहतर यही है उसकी जिंदगी का फैसला उसके ऊपर छोड़ देते हैं। मैंने मालकिन से कहा तो वो एक गहरी सांस भरकर खामोश हो गई। सच कहूं तो मुझे भी उस लड़की से बहुत हमदर्दी थी। बेचारी बिल्कुल छोटी सी तितली की तरह सहमी रहती, न जाने कहां से आई थी, कौन उसको इधर छोड़कर गया, किसी को कुछ पता नहीं। सिर्फ मालकिन ही उसके बारे में जानती थी, लेकिन आज तक मालकिन ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया और वो खुद भी अपने बारे में मुंह नहीं खोलती। मैंने 1-2 बार उससे दोस्ती भी करना चाही, लेकिन उस लड़की ने मुझसे ज्यादा बात ही नहीं की, बल्कि मेरी बात के जवाब में वो चुप कर जाती। कोठे पर ऐसी ही कई तादाद की कहानियां बिखरी होती हैं। यहाँ पर हर लड़की के पीछे एक पूरी कहानी है। खुद मेरी भी न जाने क्या कहानी है, जो मुझे आज तक सही तरह से पता ही नहीं चली। जब यहाँ पर खाली बैठकर थक गई तो अंदर कमरे में चली आई। मेरे दिन और रात इसी तरह ही गुजरते थे। मालकिन ने मुझे किसी भी काम पर नहीं लगाया था और कोठे के कामों के लिए वैसे ही मुलाजिम है और तैयार होने का मुझे कोई खास शौक नहीं था। वैसे अक्सर लड़कियां मेरे पास आ जाती हैं तो मैं किसी का हेयर स्टाइल बना देती तो किसी के मेकअप कर देती, लेकिन खुद अपने लिए मैं ये जतन नहीं करती थी। कल नैन तारा की मुंह दिखाई होनी थी, इसीलिए शाम को जैसे ही जरा सा सूरज ढला तो नैन तारा के आशिकों का तांता बन गया और सारा कोठा भर गया। नैन तारा के आशिक सारे शाम ही कोठे पर आकर बैठ गए थे और नैन तारा के इंतजार में अपनी आंखों को बिछाए हुए थे, लेकिन नैन तारा भी उनकी तड़प को खूब हवा दे रही थी। वो वैसे तो बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अभी वो महफिल सजाने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उनको भी इंतजार करवा रही थी। जब आशिकों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा तो नैन तारा ने उस वक्त महफिल में जाने की हामी भरी। मालकिन ने बत्तियां गुल करवा दी। सिर्फ एक बत्ती रोशन थी
जो नयनतारा के साथ साथ चलती हुई आती गई। आशिकों ने सीटियां मारी और नयनतारा का इस्तकबाल खुले दिल से किया। और फिर नयनतारा की अदाएं थीं, जलवे थे, और उन आशिकों के हाथों में नोटों की गड्डियां थीं। वो नयनतारा के एक एक लटके झटके पर 100-100 नोट बार रहे थे। सारी रात कोठे पर नयनतारा महफिल करती रही और वो आशिक अपने जाम के साथ मशरूफ होकर नयनतारा की अदाओं से लुत्फ में गोते खाते रहे। आधी रात के बाद जाकर कहीं महफिल की रंगीनी खत्म हुई और तब तक उनकी जेबें खाली हो चुकी थीं और मशरूम खत्म हो चुका था। उस वक्त नयनतारा का दौर था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो आई और छा गई। कोठे के अलावा कोठे के बाहर भी हर जगह नयनतारा का चर्चा था और मालकिन उसकी कामयाबी पर फूले नहीं समाती थी। नयनतारा के आशिकों में एक फिल्म का डायरेक्टर भी था। उसने जब नयनतारा की अदाओं को देखा तो फिदा हो गया और मालकिन की दहलीज पकड़ ली। वो नयनतारा को फिल्मों में लेकर आना चाहता था। वो चाहता था कि नयनतारा की मुंह दिखाई बड़े पर्दे पर करे, जबकि मालकिन ने उसको इनकार कर दिया और कहने लगी, आज तक मेरे कोठे की किसी लड़की ने फिल्म में काम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई डायरेक्टर उसे बड़े शौक से हीरा समझकर अपनी फिल्म में कास्ट कर लेता है, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वो उसे टिश्यू पेपर समझकर फेंक देता है, तो मेरी बच्चियां बुरी तरह से टूट जाती हैं। इस तरह उनका फिल्मी करियर तो तबाह होता ही होता है, साथ ही साथ कोठे पर भी उनकी मांग में कमी आ जाती है। इसलिए मैंने अब ये तय कर लिया था कि अपनी बच्चियों को फिल्मों में काम करने के लिए नहीं भेजूंगी। मालकिन उसको साफ साफ इनकार कर चुकी थी, लेकिन वो भी अपने नाम का था। रोज आता और मालकिन के घुटनों में बैठ जाता। मालकिन भी एक अदा लिए बेतकल्लुफी से बैठी रहती। उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो शहर का कितना बड़ा इज्जतदार था या कितना बड़ा रुतबे वाला था, उस वक्त वो एक तवायफ के घुटनों में बैठा हुआ एक टके जितनी हैसियत नहीं रखता था। लड़कियों को खास तौर पर मालकिन ने उस बारे में ट्रेंड किया हुआ था। वो अगर उन्हें बाहर लेकर भी जाती तो बस कुछ ही देर ही उन्हें बाहर रहने की इजाजत होती थी, वरना वो अपनी लड़कियों को इस तरह बाहर भी ना रहने देती। शमसू भी मालकिन के मिजाज को अच्छी तरह समझता था, इसीलिए वो भी लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत ना देता। एक दिन इसी तरह मुझे तेज बुखार ने घेर लिया। मालकिन के तो हाथों के तोते उड़ गए और वो बहुत परेशान हो गई और शमसू को खास हिदायत दी कि मेरे लिए अच्छे से खुराक और डॉक्टर का इंतजाम किया जाए ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं। शमसू ने भी मेरे लिए एक लड़की तैनात कर दी जो मेरे पास ही रहती। बुखार के कारण मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई थी। मुझसे जरा सा भी हिला नहीं जाता था, लेकिन शमसू की हिदायत के मुताबिक वो लड़की मेरे हर काम कर देती। मैं उससे शुक्रगुजार की नजरों से देखती रहती। मालकिन भी रोज मुझे पूछने के लिए कमरे में आती। आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद जब मेरा बुखार ठीक हुआ तो फिर मैं कमरे से बाहर निकली। मालकिन मुझे देखकर बहुत खुश हुई और हाथ में काफी सारे नोट लेकर मेरी नजर उतारी और शमसू से कहा, जा शमसू, ये किसी गरीब को दे देना और मेरी बच्ची के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आओ। आज कितने दिनों के बाद कमरे से बाहर निकली है और देख जरा कितना जरा सा मुंह होके रह गया है इसका। मालकन ने माँ जैसी फिक्रमंदी से कहा तो मैं मुस्कुरा दी और मालकन के पास जाकर ही बैठ गई। उस वक्त मुझे मालकन में एक माँ नजर आ रही थी। वो मेरे बालों में आहिस्ता आहिस्ता से अपनी उंगलियां फेरने लगी तो मुझे सुकून मिल रहा था। मालकिन कह रही थी, निगार, तू नहीं जानती तू मेरे लिए कितनी कीमती है, इसलिए मैंने अभी तक तुझे काम पर नहीं लगाया और ना ही अभी मेरा लगाने का इरादा है। बस तू दुआ कर मैंने जिस मकसद के लिए तुझे संभाल कर रखा है वो मकसद पूरा हो जाए और मैं कयामत के दिन चैन से मुंह दिखा सकूं। मालकन ने कहा तो मैंने उलझकर मालकन से पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बताती? मुझे भी तो पता चले कि क्या मसला है। लेकिन मालकन ने बात को टाल दिया और कहा, अभी तो तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखो और इससे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन के इस अंदाज पर मैं चुप कर गई। शमसू सूप लेकर आया था। मैंने एक एक चम्मच
सूप का पीना शुरू कर दिया। मैं सूप पीते हुए मालकिन की बातों के बारे में सोच रही थी, जबकि मालकिन जाने उस वक्त क्या सोच रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे चेहरे पर नजर डाल देती और फिर खामोश हो जाती। न जाने मालकिन का मुझसे क्या रिश्ता था और वो इस तरह क्यों करती थी, लेकिन जो भी था अच्छा ही था। बुखार ने मुझे काफी दिन ही बिस्तर पर लगा दिया था। अब तो मैं बहुत बेहतर थी और कमरे से उठकर बाहर आ जाती थी। काम तो मैं पहले भी कोई नहीं करती थी, अब भी नहीं करती, लेकिन ये था कि मालकिन मेरा बहुत ख्याल रखती। मेरी दवा भी अभी तक बाकायदा से चल रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम अभी इन्हें 1 माह दवा खानी होगी। और ये उसी शाम की बात है जब साथ वाले कोठे की मालकिन मीना बेगम मालकिन से मिलने आई थी। मीना बेगम अक्सर मालकिन के पास आ जाती। उन दोनों में कोठे की मालकिन वाली कोई अकड़ नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे की दोस्त थीं। अक्सर एक दूसरे के साथ किसी न किसी काम के सिलसिले में उनका मिलना होता रहता। मीना बेगम आज अगर आई थी तो लाजमी है कि वो किसी काम की वजह से ही आई थी, क्योंकि अमूमन वो अपने कोठे से बाहर निकलती ही नहीं थी। जिस तरह मालकिन कभी कोठे से बाहर गई ही नहीं थी। मालकिन ने मीना बेगम को देखकर खुश दिली से कहा, आओ आओ मीना बेगम, कैसी हो, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया। मालकिन के कहने पर मीना बेगम कहने लगी, बस क्या बताऊं, आजकल मौसम बदल रहा है तो सांस की बीमारी की वजह से कहीं निकला ही नहीं जाता। अभी से सांस खराब होने लग गई है। मीना बेगम ने कहा तो मीना बेगम की बात सुनकर मालकिन ने परेशान होकर कहा, क्यों, क्या हो गया है, तुम अपनी दवाई नहीं खा रही हो? मालकिन ने पूछा तो मीना बेगम कहने लगी, खा तो रही हूँ, लेकिन ना जाने असर क्यों नहीं करती। ये कहकर मीना बेगम ने एक जोरदार कहकहा लगाया तो मालकिन भी हंस पड़ी। मैं उन दोनों की गुफ्तगू बड़े शौक से सुन रही थी, क्योंकि वो दोनों हमेशा ही खुले अंदाज में गुफ्तगू करने की आदी थी और कभी किसी बात पर दुखी नहीं होती थी, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। अचानक मीना बेगम की नजर मुझ पर पड़ी तो आंखें सिकोड़ कर देखने लगी और फिर मालकिन से कहती, ये अपनी निगार है ना? मीना बेगम के कहने पर मालकिन ने पहलू बदला और कहने लगी, हाँ वही है। मालकिन ने जरा लापरवाही से कहा तो मीना बेगम कहने लगी, इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन लड़की तुमने 7 पर्दों में छुपा कर रखी हुई है। आज तक किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा। तुम क्यों नहीं इसकी मुंह दिखाई करती, क्यों नहीं इसे काम पर लगाती? मीना बेगम ने मालकिन से कहा तो मालकिन कहने लगी, नहीं, मैंने इसे काम पर नहीं लगाना, ये मेरी बेटी है, इसलिए मैंने इसे काम पर नहीं लगाना है। इसके लिए मैंने कुछ और सोचा हुआ है। मालकिन ने कहा तो मैं चौंक उठी। मेरे साथ साथ मीना बेगम भी चौंक कर मालकिन से कहने लगी, क्या क्या सोचा हुआ है? और तेरी बेटी कब से हो गई है? इतने सालों से मैं तुझे जानती हूँ और तू कह रही है मेरी बेटी है। मीना बेगम ने उलझे अंदाज में कहा तो मालकिन कहने लगी, तू नहीं समझेगी, तुझे नहीं पता, ये तेरे आने से पहले की बात है। तो फिर वो खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में भी हलचल मची हुई थी। मैं अगर मालकिन की बेटी थी तो आज तक मालकिन ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, और अगर मैं उसकी बेटी नहीं थी तो वो सबके सामने मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं कहती थी। ये बात सुनकर मैं बहुत उलझ गई थी और फिर यही वजह थी कि मीना बेगम के जाने के बाद मैंने मालकिन से पूछा, मालकिन अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो आपने मुझे अब तक काम पर क्यों नहीं चढ़ाया? आखिर क्या वजह है? और अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो फिर आप सबके सामने ऐसा क्यों कहती हैं? मेरी बात सुनकर मालकिन ने गहरी सांस भरी और कहने लगी, निगार, जिस तरह मैं वक्त का इंतजार कर रही हूँ वैसे तू भी इंतजार कर, बस अपना ख्याल रखना। मालकिन ने कहा तो मैं चुप रह गई। अब उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं इस सिलसिले में मालकिन की बहुत शुक्रगुजार थी। और फिर उन्हीं दिनों की बात है जब मैं काफी बेहतर हो गई तो एक रात अचानक मालकिन ने मुझे आधी रात के वक्त उठाया और कहने लगी, चलो मेरे साथ आओ, जिस काम के लिए तुम्हें रखा था आज उसका वक्त हो गया है। मालकिन ने मुझसे कहा तो मैं एकदम परेशान सी उठ बैठी। क्या हुआ मालकिन, कहाँ जाना है? मैंने परेशानी के मारे पूछा तो मालकिन ने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी,
चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं बहुत परेशान हो गई और हैरान थी, क्योंकि मालकिन तो कभी कोठे से निकलती ही नहीं थी, और फिर आज वो मेरे साथ कहाँ जा रही थी। मैं उठ खड़ी हुई और जल्दी से चादर ओढ़कर मालकिन के साथ आ गई। शमसू बाबा पहले ही नीचे खड़ा था। हम दोनों पैदल ही निकल खड़े हुए। शमसू बाबा भी हमारे साथ था। उस वक्त चूंकि आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था, तो कोठे सुनसान हो गए थे। कहीं कहीं से मौसीकी की आवाज आ रही थी। मैं तेजी से मालकन के साथ चलती जा रही थी। न जाने हमें कितना चलना था। मैंने मालकन से एक दो बार पूछा भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं भी चुप कर गई। कुछ देर चलते रहने के बाद आगे जाकर हमने एक और मोड़ मुड़ा, और उस मोड़ के मुड़ते ही वो रुक गई। मालकिन के पीछे मैं भी रुक गई और मैं हैरानी से देखने लगी। सामने ही एक सफेद रंग की कार खड़ी थी और उसके पास ही एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और अमीर दिखाई देता था, लेकिन उम्र बहुत ज्यादा थी। मालकिन उसके करीब चली गई और मुझे भी साथ ले गई और उस शख्स से कहने लगी, अपनी अमानत लो और जाओ यहाँ से। उस शख्स ने बड़ी प्यासी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मुझे बहुत बुरा लगा और मालकिन पर गुस्सा भी आया। आज आखिर उसने मुझे भी बेच दिया, मुझे भी धंधे पर लगा दिया। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि इतने में उस शख्स ने मुझे पुकारा और कहा, आओ निगार बेटी, अपने घर चलते हैं। मैं हैरत से उस शख्स को देखती रह गई। आज शमसू बाबा और मालकिन के अलावा किसी और ने मुझे बेटी पुकारा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तभी मैंने उलझी हुई निगाह से मालकिन की तरफ देखा, तो मालकिन ने मुझे आंखों से इशारा कर कहा, जाओ, चली जाओ, बस मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब तुम अपने घर जाओ। मालकिन ने मुझसे कहा तो मैं मालकिन से लिपट गई और रोने लगी। मालकिन ने आज तक मेरा बहुत ख्याल किया था। कोठे की बाकी लड़कियों के मुकाबले वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती, और यही वजह थी कि वहाँ की बाकी लड़कियां मुझसे जलती रहती। लेकिन अब अचानक ये जो नया पलटा मेरी जिंदगी में खाया था, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं मालकिन से पूछना चाहती थी कि ये शख्स कौन है, मुझे कहाँ लेकर जा रहा है और मुझे कब तक वहाँ रहना होगा। लेकिन इन सब सवालों के जवाब मालकिन के पास हैं, और इस वक्त ना तो मैं सवाल पूछ सकती थी और ना ही मालकिन जवाब दे सकती थी। इसीलिए मैं नम आंखों के साथ मालकिन को अलविदा कहकर गाड़ी में बैठ गई। वो शख्स भी मेरे बराबर आकर बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कह दिया। कोठे की जिंदगी, मालकन और शमसू बाबा सब पीछे रह गए। कोठे की महफिलें और घुंघरू की झनकार, मैं सब कुछ छोड़ आई और अब एक नई जिंदगी की तरफ जा रही थी। न जाने उस जिंदगी में आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे अंदेशे थे। न जाने ये शख्स कौन था, मालकन ने मुझे इसके साथ क्यों भेज दिया, आखिर क्या वजह थी। मैं कभी कार से बाहर देखती तो कभी कार के अंदर नजर घुमाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या होने वाला है। हाथों की उंगलियों को मरोड़ती और परेशानी से बार बार चादर को दुरुस्त करती, लेकिन उस शख्स से ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मेरा कौन है। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी एक हवेली नुमा घर के आगे रुकी। यूं तो ये घर पुरानी तर्ज का बना हुआ था, लेकिन उसको जमाने के हिसाब से नई तरह से रंग रोगन करवा दिया गया था। इसलिए आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी रात का ही वक्त था। इसलिए घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी घर के अंदर ही आ गई और वो शख्स उतरा। दूसरी तरफ से आकर दरवाजा खोला और मुझे भी उतरने को कहा। मैं खौफजदा होती हुई नीचे उतर आई और उस शख्स के पीछे पीछे चलने लगी, जो अब घर के अंदर दाखिल हो रहा था। ड्राइवर बाहर ही रह गया था। मुझे मालूम नहीं था कि इस वक्त घर पर कौन कौन होगा और कोई होगा भी कि नहीं। टीवी लॉन्च में पहुंचकर उस शख्स ने मुझसे कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल होंगे, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब ईमानदारी और सुकून से दूंगा। इसलिए अभी तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, कल बैठकर बात करेंगे। उस शख्स ने कहा तो मैंने उसकी तरफ देखा और फिर जैसे वो मेरा सवाल समझ गया, वहां सीढ़ियों से ऊपर जाकर
दाएं तरफ पहला कमरा तुम्हारा है। मैंने समझकर सर हिला दिया और सीढ़ियां चढ़ते ऊपर कमरे में आ गई। कमरे में दाखिल होकर मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और बेड पर गिर सी गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। ये कमरा खूबसूरत सजा हुआ था। हर चीज से इमारत की झलक नजर आती थी। मैं कमरे की चीजों को गौर से देख रही थी और सोच रही थी, न जाने उस शख्स को मुझसे क्या कहना है। यहाँ आते ही मुझे मालकिन बहुत याद आई। शमसू बाबा याद आया। वो अगर उस वक्त मुझे जागता देखता तो कहता, नाश्ता ले आऊं बिटिया, और फिर हम दोनों बैठकर नाश्ता करते। कोठे की यादों के साथ ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं बेआवाज रोने लगी। इसी तरह बिस्तर पर लेटे लेटे न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। मुझे कुछ खबर ही ना हुई। और ये उससे अगले दिन की बात है, जब मैं अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी कि नौकरानी मुझे बुलाने के लिए चली आई। वो कहने लगी, साहब आपको बुला रहे हैं। मैं उसके साथ ही नीचे आ गई। फिर टीवी लॉन्च में देखा तो वो सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनको सलाम करके एक तरफ बैठ गई। वो कहने लगे, कैसी हो? यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने इनकार में सर हिला दिया और फिर कुछ सोचकर वो मुझसे कहने लगे, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने फिर इनकार में सर हिला दिया तो वो चंद गहरी सांसें भरकर उठ खड़े हुए और फिर कहने लगे, निगार, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उनकी इस तरह की बात ने एकदम मुझे हिलाकर रख दिया और मैंने तेजी से उनकी तरफ देखा। वो मुझसे नजरें चुरा गए और कहने लगे, हाँ ये सच है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी आंखों में बेयकीनी उतर आई। आज से तकरीबन 22 साल पहले मैंने तुम्हारी माँ के साथ निकाह किया था। तुम्हारी माँ कोठे की एक तवायफ थी, लेकिन वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती थी और वहीं पर मुझे उससे इश्क हो गया। वो खुद भी मुझे बहुत पसंद करने लगी। हम दोनों मोहब्बत में इतना आगे निकल आए कि एक दूसरे के बगैर जीना मुश्किल हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ की क्या हकीकत है और वो इसी बात से खौफजदा थी कि जब मुझे उसकी हकीकत मालूम होगी तो कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं। और फिर जब मैं बार बार उससे रिश्ता भेजने के लिए मिन्नतें करने लगा तो उसने अपनी हकीकत के बारे में बता दिया। मैं कई दिनों तक इसी शौक में रहा, लेकिन एक बात का शुक्र है, तुम्हारी माँ कोठे की तवायफ जरूर थी, लेकिन वो तवायफ का काम नहीं करती थी। वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी का रुख बदलना चाहती थी। तुम्हारी माँ के साथ उसका सिर्फ एक ही रिश्ता था, उसकी बहन का रिश्ता। उसकी बहन के अलावा उसके पास और कोई रिश्ता नहीं था और मैंने उसकी बहन से ही रिश्ते के बारे में बात की। उसकी बहन शादी के लिए रजामंद हो गई, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी थीं, जिसने अपनी बहन की सिक्योरिटी के लिए मुझसे कुछ जायदाद वगैरह लिखवाई। मैंने भी खुशी खुशी जायदाद लिख दी। अब तुम्हारी माँ मेरी बीवी बनकर रुखसत होकर यहाँ आ गई। हम दोनों बेहद खुश थे। अभी कुछ महीने ही गुजरे थे तो मेरे घर वालों को शादी की खबर हो गई। वो ये शादी खत्म कर देना चाहते थे, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी माँ के साथ रहना चाहता था और जिंदगी के पल बिताना चाहता था, क्योंकि मैंने दिल से उसे कबूल किया था। लेकिन मेरे घर वाले ये बात समझने को तैयार नहीं थे। उन्हीं दिनों मुझे खुशखबरी मिली। मेरे तो पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हम दोनों एक एक लम्हा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक रात अचानक जब मैं घर पर नहीं था, मेरे घर वाले यहाँ घर पर आए और तुम्हारी माँ के साथ बहुत बदसलूकी की और उसे घर से निकल जाने पर मजबूर कर दिया और कहा कि आइंदा दोबारा कभी यहाँ पर मत आए। मैं जब घर आया तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। तुम्हारी माँ अपनी बहन के पास वापस चली गई थी। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि वो वापस मेरे पास आ जाए, लेकिन वो नहीं आई और ना ही वो मानी थी। उसका कहना था कि वो दोबारा इसी तरह से जलील और बेइज्जत नहीं हो सकती, इसीलिए अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वो अपनी बच्ची की परवरिश खुद करना चाहती है। अभी तुम्हारी पैदाइश में कुछ वक्त था। मैं घर वालों की वजह से मजबूर हो गया था, वरना मैं किसी सूरत उसे वहां ना छोड़ता। और फिर जब तुम पैदा हुई तो मैं तुम्हें देखने के लिए गया, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे देखने नहीं दिया। तुम्हारी माँ की बहन ने उस वक्त इस मामले में मेरा बहुत साथ दिया। उसका कहना था कि वो भी जज्बाती हो रही है और वक्ती फैसला ले रही है, कुछ अरसे बाद खुद ही ठीक हो जाएगी।
लेकिन ना जाने तुम्हारी पैदाइश के साथ तुम्हारी माँ के अंदर कैसी पेचीदगी हुई कि तुम्हारी पैदाइश के 1 हफ्ते के बाद ही उसका इंतकाल हो गया। मैं बहुत रोया था। मैं फूट फूट कर रोता रहा और कई महीनों तक मैं इस सदमे से नहीं निकल सका। मुझे तो तुम्हारा ख्याल भी भूल गया था। मैं बस तुम्हारी माँ के सदमे में रहा और फिर मैं यहाँ से बाहर चला गया। यहाँ से बाहर जाकर मैंने वहाँ की दुनिया में खुद को गुम कर लिया। लेकिन कुछ महीने पहले मेरे इस घर के पते पर एक खत आता है जिसने मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि मैं चौंक उठी। कैसा खत? किसने भेजा था? मैंने चौंक कर पूछा तो वो कहने लगे, तुम्हारी खाला ने। वो मेरी अमानत मुझ तक वापस पहुंचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम कोठे की रंगीनियों में खो जाओ। वो चाहती थी कि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो और अपने बाप के नाम के साथ रुखसत हो। इसीलिए उसने मुझे खत लिखकर बुलवाया था और आज इस वक्त तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। उन्होंने कहा तो मैंने हैरत से पूछा, तो क्या मालकिन मेरी खाला है, मेरी माँ की सगी बहन? मैंने हैरत से पूछा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे मालकिन पर टूट कर प्यार आया। मालकिन ने कैसे मेरी हिफाजत की थी कि हर बुरी नजर से मुझे महफूज रखा था। मैं अपने पापा के साथ ही रहने लगी थी और दोबारा मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। पापा मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते। मेरे जितने भी रिश्तेदार थे वो दूसरे शहरों और गांव में रहते थे। पापा मुझे वहां पर नहीं लेकर गए और मैं खुद भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जिन्होंने मेरी माँ को कबूल नहीं किया फिर वो मुझे कैसे कबूल करेंगे। यही सोचकर मैं वहां नहीं जाती। पापा के पास आए हुए मुझे 6 माह का अरसा गुजर चुका था और एक दिन मुझे मालकिन की याद बुरी तरह से आई। मैंने पापा से पूछा, क्या मैं मालकिन से मिलने जा सकती हूँ? तो वो चुप हो गए और फिर कहने लगे, तुम शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, लेकिन यही सच है कि मालकिन ने मना कर दिया था कि तुम दोबारा वहां पर मत आओ। हाँ, अगर तुम फोन पर बात कर सकती हो तो वो कर लो। पापा ने कहा तो मुझे थोड़ी मायूसी हुई। इसीलिए फिर मैंने नैन तारा का नंबर मिला लिया। नैन तारा आज भी वैसी ही थी, मुझसे बहुत चहक के बात कर रही थी। फिर मैंने उसे कहा, मुझे मालकिन से बात करनी है, उनसे बात करा दो। तो नैन तारा बताने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मालकिन बहुत बीमार रहने लगी और उसकी हालत काफी खराब है। अगर तुम चाहो तो किसी दिन उससे मिलने आ सको तो आ जाओ। मेरे दिल को एकदम कुछ होने लगा। इसीलिए मैंने नैन तारा से कहा, मैं मिलने तो आऊंगी, लेकिन अभी मेरी बात करवा दो। और जब मैंने मालकिन से बात की तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मालकिन से मेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले मेरी माँ चली गई और अब मैं भी। मालकिन बहुत उदास थी, लेकिन वो खुश थी कि मैं अब अपने पापा के पास हूँ। जब मैंने मालकिन से कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहती हूँ, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया और कहने लगी, अब दोबारा यहाँ पर मत आना। ये कहकर उसने फोन रख दिया। मुझे मालकिन के पास से आए हुए 5 साल का अरसा गुजर चुका है। मैं कभी कभार उससे फोन पर बात कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरे पास नहीं आती और ना ही मुझे अपने पास आने देती है। मैं चाहती हूँ कि उसे अपने पास ले आऊं, क्योंकि मालकिन अब रिटायर हो गई है और कोठे की नई मालकिन नैन तारा है। लेकिन मालकिन यही कहती है कि जीना मरना अब यहीं पर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।